जैसे आपसे पूछा वाला जैसे आपसे पूछा था कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, लाइक आपने बोला था रेडियो एक्टिविटी, ये सब बहुत सारी चीजें मना करी थी। तो मैंने सिमिलर डाउट मैथ्स में पूछा हर्षित सर से, तो हर्षित सर ने कहा कि जेई कुछ भी पूछ लेता है, मतलब जैसे पोटेंशियोमीटर का भी सवाल आया था, तो सर ने बोला अगर तुमने पढ़ रखा है ना तो तुम रिवाइज कर लो, डिलीटेड वाले भी, मतलब थोड़े थोड़े। देखो मेंस में आना तो नहीं चाहिए, अगर मेंस का सिलेबस है तो, है ना। अगर रिड्यूस्ड सिलेबस दिया है इस साल तो पूछना तो नहीं चाहिए। हम बट वो लास्ट ईयर भी वो था अब ना ये पता है रेट। पोटेंशियोमीटर हाँ डिलीट था, तो पहले शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था उसका। अच्छा, देखो जिसने, अब तुमने सही बात, सर ने बिल्कुल एकदम सही बोला, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो पढ़ लो। बट जो बच्चे इस साल अटेम्प्ट देंगे तो उनको तो नहीं पढ़ाया गया है, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सही नहीं, बोला मैंने सर। तो पिछली बार अपने रिस्पेक्ट में पूछा था ना, आपने जैसे मना कर दिया रेडियो एक्टिविटी मत पढ़ना, और उसके आसपास भी बहुत सारी मैंने ऐसे डाउट पूछा था कि जैसे हम्म एक में ना क्यू फैक्टर डिलीट है, हम्म तो जब मैं पहले पढ़ रहा था ना डिलीट के बाद, तो एक टीचर ने ना मेरे को बहुत सारा पोर्शन छुटवा दिया अच्छा। एसी का। तो मेरा हम्म। ना बहुत सारा पोर्शन अब अनक्लियर रह जाता है वो। और जब अब ना मैं नोटिस करता हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं होते ना मेरे, मैं हाँ उन्हें भी ट्राई करता हूँ टेस्ट में देखने की, कि बाद में पहले नहीं करता था। तो अब हाँ मुझे हाँ। पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ना उनमें से आते हैं जो मैं सोचता हूँ डिलीटेड है, इसलिए नहीं होते। नहीं, अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें से तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो डिलीटेड पार्ट से नहीं, आया है, बता। मैथ्स में ऐसा होता है, जैसे टेंजेंट से नॉर्मल डिलीट है मैथ्स में, है ना। हाँ हाँ। तो उसके टेंजेंट से नॉर्मल ना बहुत सारे टॉपिक्स में ना छोटे छोटा इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारा, हम्म। हाँ, बट वो मिक्स्ड फिर भी टॉपिक दे में देते हो। हैं, हाँ। और मेरे नोट्स भी कुछ बहुत इस तरह के हैं कि उसमें इतनी मतलब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स है वो हम्म। कभी इसे सेपरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा मिक्स है। तो बहुत सारी टॉपिक में छोड़ देता हूँ और क्लियर नहीं रहते फिर वो, लाइक वरुण, अभी इस रिवीजन टाइम भी। पे ना ज्यादा एक तो टेंशन मत ले तू, मैं समझ रही हूँ, जैसे तू ड्रॉपर है ना, तो ड्रॉपर की वजह से एक तो तेरे को टेंशन ज्यादा है ना, कि मैम ये भी कुछ छूट ना जाए मेरा, है ना। हाँ, ये है, ये ये एक भी तेरे को चीज नहीं टेंशन, छोड़ूंगा। हाँ, कि कुछ भी नहीं छूट जाए, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए मैं बस उसको सॉल्व कर ले जाऊं, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो देख मेंस तो निकल जाएगा जितना तूने पढ़ रहा, मेंस तो तेरा उससे भी निकल जाएगा। देख अगर एक आध क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस, उसका बोनस मार्क्स भी कई बार मिल जाता है, ठीक है। आईआईटी उसका बोनस मार्क्स दे देती है, अगर बोलते हैं तो सबको मिलता है, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो मेन उस पे फोकस करना है कि जो सब कुछ बच्चे अटेम्प्ट करें वो तो तुम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। मेन उस पे फोकस करो आईआईटी के लिए, ठीक है। ओके मैम। मेन तो यही है ना कि भाई उसके लिए बोनस मार्क्स देती है आईआईटी, अगर आउट ऑफ सिलेबस कई बार आता है तो दे देती है, पर हर बार नहीं देती, बट मेजरली मिल जाता है, ये होता है, ठीक है। वैसे तो अब एडवांस में तो सभी आएगा, उसमें तो दिक्कत ही हाँ, नहीं है। एडवांस में तो भाई सब आएगा एडवांस में तो, पर अब ना फोकस तो रिवीजन पे ही रखो वरुण। सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले तो रट के चले जाओ, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो फॉर्मूला बेस्ड आए, अगर वो छोड़ के आ गए तो वो सबसे ज्यादा भारी नुकसान है, ये समझ लो, ठीक है। बाकी तो कर लेगा, बस अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। और अब 10 दिन 20 दिन ये जितने भी बचे ना, इनमें टेंशन थोड़ा कम ले लो, है ना। अपनी तैयारी करते जाओ, पढ़ो, अच्छा रूटीन रखो, हेल्थ अच्छी रखो, हेल्थ का जरूर ध्यान रखना। मौसम चेंज होएगा एकदम से तो बीमार मत पड़ जाना एग्जाम टाइमिंग में, उसका ध्यान रखना। और ओके मैम। अमर बोलो। मैम, हाँ, डाउट था क्यूरीज लो में, क्यूरीज अच्छा लो है? क्विज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। नहीं, पढ़ा दो थोड़ा सा, मैंने ठीक एक है क्वेश्चन देखा था। हाँ भाई, क्यूरीज लॉ कई बार आ जाता है। हाँ, ठीक है, क्यूरीज लॉ एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अंजलि कैसी तैयारी चल रही है, अंजलि भी ड्रॉपर है ना। अंजलि ड्रॉपर से हो ना।
सॉरी, सॉरी, नहीं अंजलि कोई वॉइस नहीं आ रही है। डाउट्स अपने लिख दो, जिसको जो भी डाउट है। अभी इसने क्यूरीज लॉ का पूछा है, तो क्यूरीज लॉ एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्यूरी लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, चलो एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। अरुण, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला बता। मैम बहुत सारे हो तो कौन सा वाला, लाइक नाम से थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो एक ही है, क्या बोलते हो उसको तुम? और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या बोलते हो? आई मैम से एक था जिसे बी इज इक्वल टू आई प्लस एच, आई जिसे को आई से जीटा एच लिखते हैं। है। आई इज इक्वल टू वो एच प्लस आई था, बी इज इक्वल टू एच प्लस आई, एच और आई को जीटा एच लिखते हैं। जीटा हाँ कुछ साई एक्स करके साई होता के है, ऊपर एक्स करके कुछ साई। होता है। हाँ ठीक है, चलो। देखो क्यूरीज लॉ, क्यूरी लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या होता है पहले ये भी समझ लो, वैसे क्लास में कराया तो था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ये जो सब्सटेंस है इसकी कितनी एबिलिटी है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने की, है ना भाई। इनिशियली अगर देखेंगे, सिंपल सा मेरा ये सब्सटेंस है, अगर मैं इस सब्सटेंस का पहले डायपोल मूवमेंट देखूंगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना आता है? नेट जीरो होता है, ठीक है। नेट अभी इसके पास जीरो है, विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड और कुछ भी अप्लाई करे हुए। जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब मैग्नेटिक फील्ड में देखो मुझे किसी सब्सटेंस की इंटेंसिटी बतानी है, इंटेंसिटी की वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी, अब हमने देखा कि डायपोल मोमेंट पे है कि भाई जितना ज्यादा जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, इसका मतलब उतना ही तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, इस सब्सटेंस को। अब फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से ज्यादातर हम कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों? मान लो मेरे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, अब इनकी वॉल्यूम भी तो सेम होनी चाहिए। अगर मेरे को एक्यूरेटली मेजर करना है तो हम पर यूनिट वॉल्यूम से ज्यादा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। तो इसलिए वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम से इंडिकेशन अच्छा मिलता है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्यूरीज लॉ इसी में ही क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक इंडक्शन के। देखो यहाँ पे जो बी टर्म है ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर देखो, अब मान लो मैंने ये सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यहाँ पर दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड आई। अगर मैं बी नेट निकालना चाहूँ तो दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, एक तो जो तुमने अप्लाई करी है, करेक्ट, प्लस दूसरी जो क्या हुई है इसमें, इंड्यूस हुई है। इंड्यूस। तो यहाँ पर बी जो है तुम्हारी दो हुई, एक तो आपने बी जो अप्लाई कर रखी है एक्सटर्नल, और एक जो बी इंड्यूस हो गई। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल में दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो बी नेट यहाँ से निकालेंगे। तो इसी में बोला है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक इंडक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर भी कौन सा है? ये टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आई जो आया किसके बराबर आया? बी बाई टी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पे एक साइन लगता है जिसे हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये है हमारा क्यूरीज लॉ जो कहता है इंटेंसिटी किस पे? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी लॉ ने, ये तो क्यूरी लॉ हो गया, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, बताएगा कोई? क्यूरी टेम्परेचर, देखो क्यूरी टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो किसी भी सब्सटेंस की इंटेंसिटी क्या हो रही है, मैग्नेटाइजेशन की, कम। भाई इंटेंसिटी क्या हो रही है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का कम हो हो रही रहा है, है, यस मैम। हाँ कम हो रही है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा, क्लियर है इतना तो? यस मैम। हाँ। अब एक बात बताओ, फेरो जो है पैरामैग्नेटिज्म से ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो फेरो का जो है इंटेंसिटी एज कंपेयर टू पैरा ज्यादा है। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या है, इसी से ही रिलेटेड है। क्यूरी टेम्परेचर क्या कहता है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे तुम्हारा फेरो सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, फेरो सब्सटेंस मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, पैरा। ये वही टेम्परेचर है जिसमें तुम्हारा फेरो जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। अब एक बात बताओ, अब क्यूरी टेम्परेचर हर सब्सटेंस के लिए तो अलग होगा ना। भाई जैसे फेरो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं बताओ, आयरन इज फेरो और नॉट? यस। यस, आयरन इज फेरो। तो आयरन के लिए अलग कुछ टेम्परेचर आएगा, और कोई एग्जांपल दो। कोबाल्ट इज फेरोमैग्नेटिक, इसके लिए अलग टेम्परेचर होगा। निकल, देखो तीन तो मेन तुम्हें ये याद रखने हैं। निकल को क्या होता है, Fe कोन, है ना, ये तीनों तो तुम्हारे फेरो हैं, याद रखने हैं। तो हर सब्सटेंस के लिए जो क्यूरीज टेम्परेचर है ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे, क्यूरीज टेम्परेचर पे तुम्हारा जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्राफ, है ना, ग्राफ भी आते हैं ना, क्यूरी वीज लॉ। यस मैम। हाँ तो आता तो है तुझे। नहीं, मुझे नहीं आता, ग्राफ क्वेश्चन में आते हैं, वो नहीं अच्छा, आता, वही तो पूछना है। अच्छा ग्राफ क्वेश्चंस में आते हैं, हाँ। तो फिर हमारे क्वेश्चन फिर बनता है क्यूरीज वीज लॉ, जिसमें हमारे क्या होते हैं, ये मैंने तुम्हें पूरी पीडीएफ भेजी है, कभी नोट्स खोल के देख लिया करो, ठीक है। क्यूरी वीज लॉ क्या होता है, एड, चलो इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। वरुण वैसे डाउट सेशन का एक यही बच्चा है जो फायदा उठा रहा है, बाकी तो पता नहीं सब क्या ही है। क्यूरी वीज लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मुझे पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, साई। अच्छा, मटेरियल अब पे। पहले ये बताओ साई सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, साई की वैल्यू कौन से, फेरोमैग्नेटिक के लिए। हाँ। तो साई की सबसे ज्यादा वैल्यू जो है, जो साई है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होता है फेरो के लिए। और मुझे पैरा के लिए बताओ क्या इक्वेशन लिखते हैं। ग्रेटर देन 1। नो, जीरो। तो जीरो होता ठीक है। है, यस, ग्रेटर देन जीरो है, 1 भी हो सकती है पर जीरो से ज्यादा है, 0.1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन जीरो। डाया के लिए बताओ। लेस देन 0। हाँ, यस, इसके लिए मतलब नेगेटिव हो जाएगी जाई, है ना। तो लेस देन जीरो, तो ये हमें याद रखनी है, तीनों चीजें रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब साई मुझे बताओ कि डिपेंड किस किस पे करेगी। एक तो मटीरियल, मतलब सिंपल सी बात है, मटेरियल पे डिपेंड कर रही है ना, फेरो पैरा डाया, तो सब ये जो साई है ये किस पे डिपेंड करेगी, आपके मटेरियल पे। अब यही यहाँ पे क्यूरीज वीज लॉ कहता है कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, देखो अभी तो तुमने क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा कि क्यूरी टेम्परेचर क्या है, जिसपे फेरोमैग्नेटिज्म रिमूव हो गया, फेरोमैग्नेटिज्म रिमूव हो गया। अब क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, तब इसने बोला है अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फॉर फेरो, मैग्नेटिक फॉर फेरो मटेरियल्स किसके बराबर हो जाएगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो टी माइनस टीसी। टीसी कौन सा टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर, और टी क्या है, जो भी टी टेम्परेचर पे तुम्हें लेना है। तो ये जाई का है। जैसे मान लो मैं आयरन की बात करती हूँ, सुनो क्या कहना चाह रहा है ये लॉ, क्यूरी वीज लॉ। जैसे सपोज करो फेरी के लिए क्यूरी टेम्परेचर इज 770 डिग्री सेल्सियस, ये होता है।
ठीक है, सपोज करो इतना है। अब टी क्या है यहाँ पे, टीसी तो ये वाला टेम्परेचर है जिस पर तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म हट गया, और टी कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे पूछा गया है। मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब तुम्हारी जाई की वैल्यू क्या होगी, तो जाई कैसे निकालोगे, ऐसे 1/T - Tc। ठीक है, अब एक बार ग्राफ भी देख लो फटाफट फटाफट, देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी पढ़ लो सारे, जाई और टी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जरा डाया के लिए जाई टी ग्राफ कैसा बनेगा, ये जाई ये टी कैसा बनना चाहिए, जाई टी ग्राफ। भाई डाया है, डाया मैम पे पैराबोला पैराबोला। हाँ, ये तो गड़बड़ कर दी, देखो डाया मैग्नेटिक है ना ये, तो मैंने पूछा है डाया मैग्नेटिक के लिए, तो डाया मैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नहीं चेंज होता। ठीक है, तो ये डाया मैग्नेटिक है। दूसरा पैरा के लिए बताओ, देखो ये तीनों ग्राफ रटने हैं तुम्हें बैठ के, पैरा के लिए क्या होगा, ऐसा ग्राफ। ठीक है, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पे है, जाई की वैल्यू, क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद देखो क्या हो गई, गिरती चली गई ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे कम होता चला जाएगा जाई की वैल्यू, तो ये कम होती चली गई। अब फेरो के लिए बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं, टेम्परेचर जाई एम फेरो, कैसा होगा फेरो के लिए, देखो फेरो के लिए कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, पहले तो कांस्टेंट सा रहेगा, फिर मैक्सिमम हुआ, और उसके बाद फिर रिड्यूस होना शुरू हो गया, तो ये तुम्हारा ग्राफ आता है फेरो का। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, तो ये होगी तुम्हारी थ्योरी। क्यूरी टेम्परेचर भी देख लो कहाँ कहाँ पे है, पैरा में क्यूरी यहाँ पे आता है, और यहाँ पे भी एक सेकंड में ड्रॉ कर देती हूँ ग्राफ, यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ है, इसके बाद जो है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। आई थिंक इतना इनफ है तुम्हारे लिए, क्यूरीज लॉ। ठीक है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है, नोट्स बना लो भाई। मैम इसकी पीडीएफ आती है ग्रुप पे, क्या आती, पीडीएफ? अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगी, मेरे पास इसके नोट्स हैं, आई विल सेंड। ओके मैम, भेज देना। हाँ मैं इसके नोट्स भेज दूंगी, इसमें आगे भी बहुत कुछ है, अगर तुम्हें किसी को पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, चलो, और किसी ने क्वेश्चन भेजा है, एक सेकंड में देख लेती हूँ व्हाट्सएप पे। ये याद कर लो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दीज ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ये रिलेशन है जाई और फेरो में क्या क्या रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्ट्स का क्वेश्चन है एटॉमिक फिजिक्स से है, इन बोहर मॉडल, देखो सब सॉल्व करते हैं साथ में बैठ के, सब करेंगे, अब तुम सबको सब कुछ आता है, तुम सबने 12th पढ़ ली है, चलो क्वेश्चन करो बैठ के, एक सेकंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन मतलब बोहर मॉडल है, उसमें आपके पास के पीई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन टू हायर लेवल। मतलब हायर लेवल मतलब इनिशियली तो फर्स्ट लेवल होता है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल पे पहुंच रहा है, किसी मतलब यहाँ से ग्राउंड से किसी और में चला गया, ट्रांजिशन कर दिया, तो क्या होना चाहिए इन तीनों के साथ, काइनेटिक पोटेंशियल इनके साथ क्या होना चाहिए। देखो ये सेम दोबारा किसकी तरह है, एनर्जी सारी की सारी ग्रेविटेशन वाली एनर्जी होती है। ठीक है, अगर तुम्हें ये यहां से नहीं पता चल रहा ना इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, तो सेम जैसे ग्रेविटेशन में होता है ना, सेम वही एनर्जीज तुम्हारे यहाँ पर होती है, क्योंकि ये बाइंडिंग फोर्स होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, अट्रैक्टिव के लिए नेगेटिव, सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, तो बाइंड एनर्जी वहां पर टोटल एनर्जी दोनों में नेगेटिव आती है। ठीक है,
तो ग्रेविटेशन में बताओ, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? सरफेस, देखो अब यहां से भी लगा लो, अगर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहां से नहीं समझ में आ रहा, बट मैंने तुम्हें बताया है कि ग्रेविटेशन से सेम होता है इसका। चलो पहले ग्रेविटेशन से करते हैं, फिर बहुत मॉडल में जाएंगे। इसका बताओ, सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? -G m m/r। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पार्टिकल को, अच्छा ये हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है ना, तो क्या होना चाहिए? पोटेंशियल वरुण बढ़ना बताओ, चाहिए। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी? पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब पार्टिकल दूर चला जाएगा। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ऐसे समझो, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के फोर्स की, और न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। अब अगर तुम दूर जा रहे हो, बताओ अगर तुम दूर लेवल में जा रहे हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होना चाहिए? जी देखो फॉर्मूला क्या है, अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो क्या होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के साथ? नेगेटिव में है, पर पोटेंशियल एनर्जी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है यहाँ पे, ये चीज ये याद रखनी है। बोलो। इंक्रीज। 1/r, अगर r बढ़ रही है, इफ r इज इंक्रीजिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग। बट ये याद रखो, ये नेगेटिव में डिक्रीज होगा, तो इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़ रही है ना पोटेंशियल एनर्जी। यस मैम। हाँ, तो हर्ष इसका आंसर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ ठीक है। मैम बी ऑप्शन है उसका। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना, तो एक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें बस मेन चीज क्या थी? नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव याद रखना है। नेगेटिव क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नेगेटिव होती है, और नेगेटिव में अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग लार्ज, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। बस इतना सा खेल था यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखो इक्वेशन लिखती हूँ क्या, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो जैसा क्वेश्चन है बस वैसा बना रही हूँ मैं। M2 फिगर शोज द वेरिएशन, figure shows the variation of stopping potential with frequency for two photosensitive material। M1 और M2 ये कैसे मटेरियल है? M1 M2 जो है ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल से, क्या होता है फोटोसेंसिटिव मटेरियल? देखो शब्दों से घबरा मत जाना। फोटोसेंसिटिव मतलब अगर रेडिएशन उस पर पड़ेगी तो उसमें से क्या इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो सेंसिटिव है। अगर फोटो यानी लाइट, लाइट रेडिएशन से सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है इन मटेरियल्स में। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h/e। बताओ स्लोप, इनका जो स्लोप है वो h/e देता है क्या? ये क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन, यस और नो? यस मैम देता। क्यों? आइंस्टाइन इक्वेशन लिखो। क्या होती है आइंस्टाइन इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, करेक्ट? यही होती यस है मैम। h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब इस h को किस में लिखो? सॉरी, न्यू को हम किस में लिख सकते हैं? h c/लैम्डा। अच्छा ये h/e है कि c है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे ना, E इंटू वी पोटेंशियल। हाँ इसमें ये पूछा है ना, स्लोप पूछा है, तो h/e। हाँ तो एनर्जी को लिख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, E भी हो गया, V तुम्हारा यहाँ से पोटेंशियल निकल गया,
एच इसको वी में रहने दो फिर, माइनस एच न्यू नॉट न्यू, और यहाँ से वी नॉट आ गया तुम्हारा एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। तो अब हाँ तो सही है, स्लोप देगा भाई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से बना लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये वाला जो होगा ये वाली वैल्यू तुम्हें स्लोप देगी, ठीक है, v नॉट के। इसको फाई रहने दो, तो ठीक है, ये h बाई ई जो है ये स्लोप हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है। सेकंड है m2 विल emit more photo electrons, सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो रहा है इसमें, सेकंड इक्वेशन लिख दी हूँ भाई, ये तो एकदम वो है जो फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं ना क्लास में, वैसा का सवाल है ये। मतलब अभी तुम्हें ना रिवाइज नहीं है, कोई बात नहीं, जब मैं ये क्लास लूंगी ना लास्ट वाले चैप्टर्स की तो सबको आना है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है M2 विल emit more photo electrons of greater kinetic energy, देखो of greater kinetic energy for incident radiation of same frequency। हाँ, मतलब सेम रेडिएशन है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो पूछा है कि M2 जो है ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अब देखो फोटो इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा है, किस पे बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी सीधी की बात है, किस पे डिपेंड करेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना किस पे डिपेंड करेगा, देखो इमिशन डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड पे, इमिशन डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, बट काइनेटिक एनर्जी या बोले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है भाई, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए, M2 ये वाला है। M2 will emit more photoelectrons of greater kinetic energy for incident radiation of same frequency, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, M2 will emit more photoelectrons of greater kinetic energy, देखो दोनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दोनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, दिस इज ट्रू और फॉल्स। बोलो, सो गए। भाई स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है कि फॉल्स है, क्या लग रहा है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी,
कहाँ चले गए भाई? अंजलि बताओ, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो, हेलो, ये क्लास है। गूंगे क्यों हो गए फिर सारे जने? क्या होगा? मैम फॉल्स। पहले तो ये देखो, इसमें बोला क्या है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही थोड़ी सी अजीब है, पहले स्टेटमेंट को ही 2 बार पढ़ना पड़ेगा। M2 विल इमिट मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब इमिट होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ठीक है, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन पर पूछा किसका है? ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। पर पूछा क्या है? मैम वर्क फंक्शन तो अलग है, सेम कैसे हाँ होगा? हाँ, वही 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 आ रही हूँ मैं, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से तो हमारा काम निकल ही नहीं रहा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी बोल दी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बचती है हमारे पास? देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अब यहीं पे डिपेंड करेगा, अगर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। भाई यस सिंपल मैम। सी बात है, अगर अब हमें ये देखना है कि M2 का वर्क फंक्शन M1 से ज्यादा है कि कम है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है भाई? अभी हमने इक्वेशन से निकाला था, कितना आया था? एच न्यू नॉट बाय ई। फ्रिक्वेंसी सेम है तो यानी एच बाय ई देख लो। ठीक है, तो M2 का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? ज्यादा। हाँ, M2 का वर्क फंक्शन जो है M1 से ज्यादा है, बिल्कुल। यहाँ पे लिख दो, देखो, फाई ऑफ M2 इज ग्रेटर देन फाई ऑफ M1। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई कम हो जाएगी, तो यानी ये इक्वेशन जो है रॉन्ग है, सेकंड इज रॉन्ग इक्वेशन। मैम ये डाउट किसका था? ये किसका था? ये हर्ष का डाउट था। ठीक है, और अभी किसने भेजा है? मैटेरियल डिस्कनेक्टेड टू इफ नाउ मैग्नेटिक, ठीक है। देखो, एक ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए मेटेलिक डिस्क कनेक्टेड टू ए रॉड ऑसिलेट फ्रीली लाइक अ पेंडुलम। ठीक है, ये डिस्क पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने के लिए फ्री है। इफ नाउ ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट द पेंडुलम नाउ स्विंग्स थ्रू द फील्ड, मतलब यहाँ पर हमने फील्ड लगा दी, मतलब इसके पाथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि जब ये ऑसिलेट करेगा तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड से जरूर होके निकले। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, मतलब जब ये जाएगा तो यहां से होके गुजरेगा। तो आप बताना है कि होगा क्या पेंडुलम के साथ। पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा पुराने टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 2π√L/g। ठीक है, अब क्या कह रहा है? टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, और दो ही ऑप्शन है क्या? अच्छा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या रेस्ट पे आ जाएगा, बताओ क्या होगा? क्या होना मैम ये चाहिए? डिस्चार्ज थी। नहीं, डिस्क पे कोई चार्ज नहीं है। ये मेटेलिक डिस्क है, बस मेटेलिक डिस्क लिखा हुआ है इस पे। तो मैम ठीक है, चार्ज तो होगा ही मेटेलिक ना। की डिस्क है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे से जाएगी तो क्या होगा भाई? मैम घटना चाहिए। जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। जी देखो, ये वही क्वेश्चन है, उस मैम तरीके से कराया था जो कि यहाँ पे ये हमारे पास एक रिंग है और यहाँ से मैं एक मैग्नेट को ड्रॉप करा रही हूँ तो क्या होगा? तो अब मैग्नेटिक फील्ड से आपने इसको निकाला है तो इसकी ग्रेव जी पे क्या डिपेंड करेगा? देखो, डिस्क है तो मास भी जरूर होगा। ठीक है, अब जब ये मैग्नेटिक ये डिस्क यहाँ से निकलेगी तो ये फोर्स तो जरूर लगाएगी इस पे।
टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, फोर्स लगाएगा तो ये इस पे इसके फोर्स तो अगर लगाएगी भी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। हम्म, ये डिस्क है ना, ये डिस्क जब यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेरे हिसाब से तो टाइम, ये लास्ट ऑप्शन सही लग रहा है, रेस्ट पे आ जाना चाहिए, एनर्जी डिसिपेट होगी ना। मैम इसमें ईएमएफ भी तो इंड्यूस होगा, वही तो उसकी मैं वजह कह से रही हूँ। घटना चाहिए टाइम पीरियड। हाँ तो वही तो कह रही, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यस मैम। हाँ, तो अपोज करेगा तो यानी इस डिस्क के पास जो एनर्जी है ये क्रॉस करने की, वो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, तो एट द एंड वो किस पे आ जाएगा, फाइनली किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा ना। फाइनली तुम्हारा जो ये डिस्क है ये रेस्ट पे आ जाएगी। मैम पूरा पूरा वो देगा या फिर कम करेगा, कम करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए मतलब टाइम पीरियड, हाँ मैम, पूरा पूरा कैसे हो सकता है। वही मैं बता रही हूँ। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या, टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, ये डैम्प्ड वाला है, ये डैम्प वाला है, जिस ये डैम्प ऑसिलेशन में तो क्या होता है कि धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता रहता है ना, बट पार्टिकल फाइनली रेस्ट पे आता है। बट यहाँ क्या होगा, जैसे ही तुम्हारी डिस्क यहाँ से क्रॉस करेगी ना इस मैग्नेटिक फील्ड से, अब यस टाइम मैम। पीरियड कम होने का सीन जब रहता कि यहाँ से ये गई और अपना कुछ वापस आ गई है ना, रेस्ट पे नहीं आई बट कुछ एनर्जी डिसिपेट करके वापस चली गई, तब इसका टाइम पीरियड कम होता है ना। कि पहले अब मान लो दो, देखो कम तो हो ही नहीं सकता ना, कम कैसे हो जाएगा, टाइम पीरियड अगर ज्यादा बोलते तो भी समझ में आता। कम का मतलब है कि पहले अपने, मैम जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो रेजिस्ट करेगा ना, उसे तो कौन टाइम रजिस्टर, पीरियड कम होना चाहिए। देखो ईएमएफ किस में इंड्यूस हुई है, डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, डिस्क के अंदर, यस मैम। डिस्क मेटेलिक है, जब यहाँ से जाएगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसका एरिया चेंज हो रहा है ना। देखो ये वही वाला है कि जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसमें पहले इतना एरिया गया, इस डिस्क का फिर ज्यादा एरिया गया, तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली ईएमएफ का चेंज आया, ठीक है। ईएमएफ के चेंज होने की, ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब ये इंड्यूस जो ईएमएफ है ये अपोज करेगा, जो बार बार मेरा बी डॉट ए है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, एरिया कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया। अब जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करेगा, ठीक यस है। मैम। तो धीरे धीरे एनर्जी जो इस रिंग के पास थी, जिसकी वजह से ये मोशन में था, ऑसिलेट कर रहा था, वो एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि ये अपोज कर रहा है ना धीरे धीरे, तो वो जो चेंज है उसको अपोज करने के चक्कर में एनर्जी विल डिसिपेट एंड द फाइनली योर डिस्क विल कम एट रेस्ट, तो रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली। टाइम पीरियड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, रेस्ट पे आ गया सीधा। हाँ यही होगा, धीरे धीरे जाएगा इस पे, करेक्ट। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, बाकी के बच्चों, लड़कियां पूछ लिया करो कुछ। मैम एक छोटी सी चीज और थी, एक सेकंड।
हम्म, मैम ये फॉर्मूला किस काम आता है? इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, ये देखो Ni है, ये चार्ज कैरियर पे है, ये सेमीकंडक्टर्स का है ना ये। हाँ हाँ। देखो ये फॉर्मूला है कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में नंबर जो है वो किस पे डिपेंड, टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करेंगे। अब सेमीकंडक्टर जब इंट्रिंसिक है, अब ठीक है, मतलब कोई मिलावट नहीं कर रखी, तो कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग है, तुम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो नंबर ऑफ जो यहाँ पर वो है तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे ना। तो ये उसका रिलेशन यस है कि मैम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या रिलेशन शो करते हैं, तो Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस मैम एप्सिलॉन इससे नॉट बाय क्वेश्चन आते हैं? 80। नहीं, नहीं आएगा, ठीक है, और ये एनर्जी गैप है। ओके मैम। नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, ये इक्वेशंस तो कभी नहीं पूछी जाएंगी, आज तक नहीं पूछी गई, ना पूछी जाएंगी। इक्वेशंस पूछ सकते हैं कि टाइम पीरियड के साथ साथ नंबर, मतलब थ्योरी में पूछ सकता है कि टाइम को, सॉरी टाइम कह रही हूँ बार बार, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर्स के साथ क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो वही है, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। ठीक है, तुमने किसी ने लास्ट टाइम वो क्वेश्चन पूछा था ना एक एसी करंट का, सोहेल ने पूछा था शायद, वो एसी करंट जिसमें हमारा 1.5 आ रहा था आंसर हाँ रूट तो 2। वही पूछा था। हाँ, वो एक बार दोबारा क्वेश्चन सेंड करना। वो तो है ही नहीं, मैं भेजता हूँ, रुक जाओ। भेजना एक बार उसको, उसको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं तो। और कोई नहीं आया क्लास में, कितने बच्चे हैं? एक वरुण ही बैठा है शायद, नहीं हर्षवर्धन, तीन ही होते हैं, व्योम भी है। व्योम कुछ क्वेश्चन है हर्ष, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं था मेरी तरफ से। ठीक, ठीक है बस व्योम, कहाँ है इसमें वो क्वेश्चन? अच्छा 18 पे। 18 है। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैं एसी पढ़ा रही थी ना क्लास में, तो वहीं पे एकदम से स्ट्राइक करा ये वाला क्वेश्चन पढ़ाते वक्त। देखो ये एलआर सर्किट गिवन है, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, अरे बाप रे यार, ठीक है पेज लगाई लेते हैं। आज की क्लास में ईएम वेव्स होगी, तो सबको ज्वाइन करना है। एक बार बस ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार देखते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाते वक्त ना एकदम से माइंड में कुछ चीज स्ट्राइक करी थी कि यहाँ पर वो एक सेकंड गलती हो सकती है, वो चेक कर लेते हैं। लेट्स सी अगेन, हमारे पास ये एलआर सर्किट है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। देखो सबके लिए है ये क्वेश्चन, एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट एट इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेंट वोल्टेज है
सोर्स के पास वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, that at the instant voltage source is maximum voltage मतलब किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, देखो एट इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे तुम्हारे पास जो एसी वोल्टेज है, यहाँ पर तुम्हारी वोल्टेज मैक्सिमम हो गई, और उसी इंस्टेंट पे देखा गया कि इंडक्टर के पास जो वोल्टेज आई वो 3 वोल्ट आई, और रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज आई वो 4 वोल्ट आई, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इसका 2 ओम गिवन है, पूछा है इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, एक्सएल की वैल्यू, ठीक है। देखो उस दिन हमने ये फेसर मेथड से नहीं किया था, एक बार उससे देखो ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्या है। वी वोल्टेज दी हुई है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट कितना आएगा सर्किट में, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो एल आर सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस होता तो फाइव 0 होता, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता तो फाइव कितना होता, -90 डिग्री, करेक्ट। सॉरी यहाँ माइनस लिखो, अगर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता तो करंट जो है वोल्टेज से पीछे रहता, कितना, -90 डिग्री। बट दोनों है तो कहीं 0 और 90 के बीच में फेज डिफरेंस आएगा, करेक्ट। भाई अगर सिर्फ और सिर्फ यस मैम। इंडक्टर आता तो आई की वैल्यू लिखते वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, सीधा सीधा ये लिख देते। बट अब जो रिजल्टेंट आने वाला है अब वो कहीं बीच में आएगा 0 से 90 के, तो मैंने -5 लिख दिया, तो ये सर्किट का आई है। अब इस अभी क्या लिखना है, करंट अक्रॉस इंडक्टर लिखो, आई एल इक्वल्स टू आई नॉट साइन कितना होगा ओमेगा टी -5 कितना होगा इंडक्टर के अक्रॉस करंट, +π/2 या -5/2। भाई इंडक्टर के पास क्या होगा, जो भी करंट आएगा वो उसको -90 से कम कर देगा, लेकिन जो यस मैम। रेजिस्टेंस के पास जो करंट आएगा वो एज इट इज रहेगा, आई नॉट, सॉरी ये आर लगाओ, ये आई नॉट एल आई नॉट आर साइन ओमेगा टी -5। तो ये सारी हमने इक्वेशंस लिखनी कि इंडक्टर के पास जो करंट आएगा उसकी इक्वेशन ये, रेजिस्टेंस के पास जो करंट आएगा उसकी इक्वेशन ये। अब क्वेश्चन में गिवन है इंस्टेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे इंडक्टर के पास जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, रेजिस्टेंस के पास 4 वोल्ट है। चलो अब एक्सएल की वैल्यू निकालो, व्योम एक बार सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा, एक्सएल की वैल्यू। देखो हमें वोल्टेज गिवन है, सुनो मैंने करंट लिखा है पर एक चीज देखो, हमें गिवन सारी चीजें वोल्टेज में है, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट। वोल्टेज लिखते हैं एक बार और, देखो इक्वेशंस भी लिखनी आ गई। अब वोल्टेज लिखो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन बनाओ, क्या लिखोगे, वी नॉट एल साइन, फेज डिफरेंस क्या लिखोगे बताओ, करंट ये है सर्किट का तो फेज डिफरेंस क्या लिखोगे, इंडक्टर के पास करंट से जो वोल्टेज है 90 डिग्री आगे रहती है, तो साइन ओमेगा टी -5 + 90 डिग्री, करेक्ट। ये इक्वेशन बनी, वी एल के पास वी नॉट एल साइन ओमेगा टी -5 + 90 डिग्री। मुझे मैक्सिमम वोल्टेज दी हुई है कि इंडक्टर के पास मैक्सिमम वोल्टेज 3 वोल्ट आई है ना, 3 वोल्ट आई ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है। ऐसे ही वी आर की वोल्टेज लिख सकते हैं, तो वी आर की वोल्टेज कितनी रहेगी, वी नॉट आर साइन वो एज इट इज जो करंट की है, करंट वाली इक्वेशन एज इट इज ओमेगा टी -5, एज इट इज तुमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस के पास इक्वेशन लिख ली, ऐसे ही करंट की इक्वेशन, सारी इक्वेशन हमने लिख ली। अब गिवन है वोल्टेज 3 वोल्ट और 4 वोल्ट, अभी देखो ओमेगा टी -5 + 90 डिग्री ये किसके बराबर बनेगा, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, वी एल इक्वल्स टू वी नॉट एल, ठीक है,
ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 90 डिग्री। अब हमें ये इंस्टेंट वाली वोल्टेज गिवन है विच इज 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट इक्वल्स टू VL है, और ये VL किसके बराबर है? इसको क्या लिख सकते हैं? मैम देखो, जो ये V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, कहाँ पे? वहाँ वो V5 नहीं जाएगा? ये वाला V नॉट। नहीं नहीं नहीं, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, तो V जो है वो 5 में जाएगा। V उस इंस्टेंट का। हाँ, जब 3 वोल्ट और 4 वोल्ट मैक्सिमम हो तब। देखो हाँ वो तो ठीक है, तुमने फेसर से निकाल लिया, 5 वोल्ट आ गया है ना मैक्सिमम। यस मैम। बट ये एक बार इसको ऐसे करो, इस इक्वेशन से बना के देखो। ये इक्वेशन क्या बनेगी? देखो हमने वोल्टेज लिखी अक्रॉस इंडक्टर, VL इक्वल्स टू, देखो V नॉट L साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री माइनस 5। VR की इक्वेशन लिख दी ऐसी, V नॉट R साइन ओमेगा टी माइनस 5। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। इस VR को कैसे लिख सकते हैं? VR इक्वल्स टू V नॉट R, ये cos 5 बन सकता है। V नॉट R इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन 90 माइनस 5 हो सकता है cos हम 5। ऊपर वाला हो जाएगा ना cos फाई। फर्स्ट वाला एक V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 5। नहीं है, ये तो नहीं बन रहा। मैं सोच रही थी इसको फेसर से कर लेते, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था विदाउट फेसर किया था ना, तो ये सोच रहे थे फेस से करके देखें, तो नहीं बन रहा ये तो भाई। are connected into an alternate voltage source at instant voltage across the switch is maximum। इस इंस्टेंट पे ये V नॉट की वैल्यू गिवन है, ये V नहीं है पहली बात तो, एट इंस्टेंट है, तो इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास 5 आ गई। ये तो ठीक है, बट इसको एक बार इक्वेशंस को सॉल्व करके देखो। इस VL को कैसे लिख सकते हैं, और इस VR को V नॉट R cos 5 लिख सकते हैं क्या? साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, मतलब साइन ओमेगा टी कितना हुआ होगा उस टाइम पे? बताओ जरा। देखो क्या बोला है उस टाइम पे, वरुण क्वेश्चन देखो, उस टाइम पे बोला है कि जो वोल्टेज है उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम है। वो मैक्सिमम कब हुई होगी? V इक्वल्स टू V नॉट, जब साइन ओमेगा टी कितना हुआ होगा? देखो साइन 91 के बराबर, यानी ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। देखो यहां से ये चीज बनी है, ठीक है। तब आया है ओमेगा टी अगर 90 डिग्री है, तो देखो साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 हो गया VR। ऐसी VL को लिख दो, VL कितना बनेगा भाई? V नॉट L, ये कितना बन गया? साइन फाई। साइन 5, ये बन गया साइन 5। लो हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई, ठीक है। अब इसको देखो VR, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, VR बाय VL इक्वल्स टू, देखो V नॉट R, इनको मैं लिख सकती हूँ I नॉट XR अपॉन I नॉट XL इंटू 10 5। अच्छा I नॉट से I नॉट कट गया, ठीक है। अच्छा ये XL है ना, मुझे ये 10 बना रहे हैं, तो ये जाएगा ऊपर, एक सेकेंड, साइन वाला ऊपर जाएगा, तो ये मेरा XL और ये मेरा बनेगा यहाँ पे R, ठीक है। अब बनेगा तो VR बाय VL इक्वल्स टू XL बाय R इंटू 10 5, ठीक है। देखो यहाँ से हो गया ये VR बाय VL, 10 भी कॉट होगा ना? हाँ 10 5 है ना,
लिखा तो है यहाँ पे 10 5। नहीं कॉट आएगा शायद। नहीं कॉस साइन बाय किया है ना, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करो, ये ऊपर VL आएगा, आई एम सॉरी, VL बाय VR 10 बनाना है ना, तो VL बाय VR कर दो, ऊपर XL आ गया, नीचे XR, और XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L बाय R, और ये रहा हमारा होता है। LR में फाई निकालना सिखाया है ना, फेज डिफरेंस, यहाँ पर R होगा और X यहाँ पर XL होता है, और 3/4 यहाँ कहीं पे था। मेरा फाई की वैल्यू बनती है, तो कितना बनेगा, XL बाय R हो गया, फाई भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय R स्क्वायर, फाई हटा दे, ये हट गया। अब देखो, अब आराम से तुम्हारे पास एक्स इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एक्सएल की, या तो इसको एक्सएल ही रहने दो, चेंज मत करो, एक्स स्क्वायर L अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से देखो, सॉल्व कर लो इसको, वैल्यू को, एक्स स्क्वायर L एज इट इज, VR कितना था, VR है 4 और VL है 3, रेजिस्टेंस है 2, है ना। तीन बटे, सही है ना, 3/4 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अच्छा ये भी तो 4 है ना, 4 का स्क्वायर जाएगा, ये R स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो एक्सएल कितना बना, 16/3, ये एक्स का भी स्क्वायर है, ये 4/√3, मतलब सही है ना कैलकुलेशन। अब तो एक बार कर लोगे, ये फेसर मेथड से करने का ट्राई किया है कि ये ऐसा कैसे आया है ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये मोस्ट इक्वेशन, ये मोस्ट करेक्ट वे है सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि ये अगर जो उस टाइम हम कर रहे थे ना, जो हमने किया था कि 10 जो XL बाय XR होता है, और हमने VL बाय VR रखा था, इसकी भी वैल्यू है, V0 भी निकाल लिया, देखो वो होता है जब मैक्सिमम वोल्टेज मेरे पास हो। एक सेकंड, अरे भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना वरुण, कितना आंसर आता है, पिछली बार 1.5 आया था, आ रहा है इससे 1.5, कौन से वाली से? इससे 1.5 आ रहा है, वैल्यूज रखना एक बार, इससे तो VL नहीं बाय आएगा, 4/√3 आएगा ना। 4/√3 आ रहा है ना इससे। हाँ, ये भी ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी। एक बार देख ले, एक बार वैल्यूज रख के देख, VL बाय VR इक्वल्स टू XL बाय R, ये बन गया x स्क्वायर L बाय ये R स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 4 हो गई, VR भी 4 है, और ये 4 4 जा 16/3, तो ये 4√3, ये 4/√3 आ रहा है फिर तो, और ये ऑप्शन में है नहीं है, और जब किया था जब उससे 1.5 आया था, है ना। हाँ, हर बार 1.5 आ रहा था। नहीं वो हमने फेसर से नहीं किया था ना, वो तो डायरेक्ट हमने x/L करके कर लिया था, फेसर से भी अलग आ रहा है। अलग मेथड से करने के बाद भी नहीं बन रहा भाई ये तो। VL कितना है, 3, तो ये तो, अरे यार क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई ना, एक सेकंड, ये इक्वेशन देखो दोबारा लिखेंगे, आएगा आंसर, आएगा क्यों नहीं, कैलकुलेशन एरर है। VL है ना यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी है, 3/4 इंटू 4, ये इधर चला गया ना, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर L, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से XL कितना आया, √3, उल्टा लिख दिया था ना, VL ऊपर है, तो VL/3, ये यहाँ पे R स्क्वायर जाएगा, तो देखो ये आंसर जो है ये करेक्ट है एकदम, इसमें गड़बड़ नहीं है।
जब हम लास्ट टाइम जो हमने किया था वहां पर हमने क्या गड़बड़ करी थी भाई, क्या किया था हमने कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है 4, इसके अक्रॉस करंट कितना है वो निकाल लिया था। तो ये गलत है, ये फेसर मेथड से ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज के लिए लगाते हैं। जो ये फेसर डायग्राम लगता है ना, यहाँ पे जब भी तुम लिखते हो वी आर, यहाँ पे लिखते हो वी अक्रॉस इंडक्टर, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालते हो वी नॉट, रिजल्टेंट वोल्टेज फाई पे, ये हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज होती है, ना कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस गिवन है, इसलिए हम लोग नहीं रख सकते उन वोल्टेजेस को। ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए, हमें हमेशा इक्वेशंस बना के ही सॉल्व करना चाहिए। बट देखो मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ गया ये, कि हमने वोल्टेज लिखी और फिर ओमेगा टी के वैल्यू का फाइंड किया कि ओमेगा टी कितना बनेगा, तो ओमेगा टी 90 बन गया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि था, बट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर है वरुण? यस मैम। क्या क्लियर है बताइए जरा, क्या किया है जल्दी बता, फिर क्लास ली है। मैम फेजर से करेंगे, इंस्टेंटेनियस में नहीं लगाते वो वाला जो हमने लगाया था। हाँ, ये जो फाई हम लगाते हैं ना, ये फाई वोल्टेज और वी आर लगाते हैं, फिर इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये मैक्सिमम वोल्टेजेस होती हैं अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस आर, ये मैक्सिमम वोल्टेज वी एल वी आर होती है, और तब इनका रिजल्टेंट वी नॉट बनता है। अब ये तो इंस्टेंटेनियस पर मैक्सिमम हो गई है, ठीक है, कि वही इंस्टेंट हमने चुना है कि ये जब मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं, बट अगर उससे फॉर्मूला लगाया है तो देखो आंसर गलत आ रहा है, दैट मीन्स हम नहीं लगा सकते ये। ठीक है, तो हमें मेजरली फेसर से ही करना पड़ेगा। वीएल वी आर लगाएंगे, कितना बनेगा ये मैंने तुम्हें सिखाई दिया है निकालना, और उसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 90 डिग्री होगी, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। चलो बाय बाय, खिंच गई क्लास आज तो बहुत ज्यादा। बाय मैम।